इस वक्त इसराइल के दो बड़े मकासद हैं। पहला, ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह करना और दूसरा, ईरान की मौजूदा इस्लामिक हुकूमत को तब्दील करके वहां अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करना। 13 जून की रात को पहली बार इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला किया, लेकिन वो इसको मुकम्मल तौर पर तबाह करने में नाकाम रहा। इन न्यूक्लियर तंसीबात को बहुत ही ज्यादा गहराई में बनाया गया है, इसलिए इनको एक ही हमले में खत्म करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसराइल पिछले एक दिन से लगातार इस पर हमला कर रहा है ताकि हर दूसरा हमला पहले से ज्यादा गहराई में जाए और इन न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह किया जा सके। इसके साथ इसराइल ईरान की एयर बेसिस और मिसाइल डिपो पर भी हमला कर रहा है ताकि ईरान की तरफ से किसी भी जवाबी हमले को कम से कम रखा जा सके। और इसराइल ईरान के अंदर मौजूद इस्लामिक हुकूमत को खत्म करके वहां अपनी मर्जी की हुकूमत लाना चाहता है, जो कि उसके तलवे चाटे, ताकि अमेरिका और इसराइल को बगैर किसी मुश्किलात के ईरान के वसाइल पर रसाई हासिल हो जाए। ईरान के अंदर बहुत ज्यादा गैस और तेल के ज़खायर हैं। अगर ईरान पर पाबंदी ना होती तो इस वक्त ईरान इस खित्ते का सबसे अमीर मुल्क होता। बिल आखिर ईरान की जानिब से इसराइल पर आग बरसाना शुरू कर दी गई है। 200 से भी ज्यादा मिसाइलों के साथ ईरान की जानिब से इसराइल पर हमला कर दिया गया है। ईरान की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान पर हमला करने आने वाले 2 इसराइली फाइटर जेट्स को भी मार गिराया है और एक इसराइली खातून पायलट को भी हिरासत में ले लिया गया है। ईरान की जानिब से ये हमले बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हैं, जिनसे इसराइल के कैपिटल तेल अवीव को निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि ये अभी शुरुआत और ये हमले जारी रहेंगे और इसराइल का कोई भी इलाका ईरान की आग से बच नहीं पाएगा। ईरान की जानिब से इस ऑपरेशन को वादा सादिक सोइम का नाम दिया गया है। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से कहा गया कि ईरान के मिसाइलों ने तेल अवीव को हिट किया है, जिसके बाद इसराइल के 7 शहरी जख्मी हुए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ईरान के हमले से पहले यह भी बयान जारी किया गया है कि ईरान पर उस वक्त तक हमले जारी रहेंगे जब तक खतरा खत्म नहीं हो जाता और ये हमले कम से कम 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। यानी ये जंग 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों तक जारी रहने वाली है और ये जंग उसी वक्त खत्म होती दिखाई दे रही है जब तक ईरान या इसराइल में से कोई हार नहीं मान लेता। इस जंग में इसराइल का साथ देने के लिए फ्रांस और अमेरिका सामने आ चुके हैं और ईरान वो शेर का बच्चा साबित हुआ है जिसने अकेले में इलाके के गुंडों से लड़ने का फैसला कर लिया है। 9 इसराइल के ईरान पर हमले के बाद ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती और हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ईरान एटमी तजर्बा करके न्यूक्लियर पावर होने का ऐलान भी कर दे। इसराइल ने स्पेशली ईरान पर हमला इसीलिए किया था ताकि ईरान न्यूक्लियर पावर हासिल ना कर सके, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ईरान की किसी भी न्यूक्लियर तंसीबात से न्यूक्लियर रेडिएशन की लीकेज नजर नहीं आती। इसका मतलब यह है कि ईरान इसराइल की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने में नाकाम रहा है। हाँ, अलबत्ता इसराइल ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और IRGC के सरबराह समेत ईरान के कुछ साइंसदानों को निशाना बनाने में कामयाब जरूर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि इसराइल को ईरान पर हमले के जवाब में दर्दनाक सजा दी जाएगी। अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग को रुकवाने के लिए अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया था, लेकिन ईरान और इसराइल की जंग को रुकवाने में ट्रंप अपना किरदार अदा करेगा ऐसा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ट्रंप ये खुद कह चुके हैं कि ईरान न्यूक्लियर हासिल नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो अमेरिका खुद ईरान पर हमला करेगा। तो ये बात भी मुमकिन है कि अगर ईरान इसराइल समेत खित्ते में मौजूद अमेरिका की बेसिस को निशाना बनाता है तो ये जंग एक बड़े लेवल पर फैल सकती है और वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो सकता है। क्या हसीन इत्तेफाक है। ईरान ने जंग का आगाज नहीं किया मगर इख्तिताम अब ईरान ही करेगा, ऐसा कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी का। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग का आगाज करते हुए कहा था। रात से लेकर अब तक मुसलसल ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। इन हमलों के नतीजे में अब तक 3 इसराइली हलाक हो चुके हैं और कई अफराद जख्मी हैं। इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका और फ्रांस पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इसराइल को वो नुकसान उठाना पड़ रहा है जिसका शायद उसने कभी तस्वर भी नहीं किया था। जैसे भारत ने पाकिस्तान से जंग में फ्रांस के राफेल तैयारे तबाह करवाकर पाकिस्तान को ये एजाज दिया कि वो दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने राफेल फाइटर जेट मार गिराया। वैसे ही अब इसराइल ने अमेरिका के 2 F-35 फाइटर जेट्स तबाह करवाकर ईरान को ये एजाज दे दिया है कि वो दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने F-35 जैसे जदीद तरीन फाइटर जेट को मार गिराया है। ईरानी मीडिया का ये भी दावा है कि उनकी फोर्सेज ने एक इसराइली खातून पायलट को गिरफ्तार किया है। अलबत्ता इसराइल का कहना है कि उनका कोई भी त्यारा तबाह नहीं हुआ, यानी वही हिकमत अमली जो भारत ने अपने 6 त्यारे गंवाने के बाद अपनाई थी। यानी मैं ना मानूं, अब इसराइल भी वही रवैया इख्तियार किए हुए है। ईरान वाज़ेह ऐलान कर चुका है कि वो इसराइल के साथ एक तवील जंग में जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब इसराइल को वो सजा दी जाएगी जो उसे हमेशा याद रहेगी। साल 1967 एक छोटा सा देश इजराइल और उसके चारों तरफ 3 बड़े दुश्मन इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया। हालात इतने टाइट थे कि किसी भी पल हमला हो सकता था, लेकिन इजराइल ने फैसला किया अगर हमें बचना है तो पहले हमला करना होगा। और 5 जून की सुबह इजराइल ने इजिप्ट के एयर बेस पर अचानक ऐसा अटैक किया कि कुछ घंटों में उसके आधे से ज्यादा फाइटर जेट तबाह हो गए और गाजा स्ट्रिप, सीनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया। फिर इजराइल ने जॉर्डन और सीरिया पर पलटवार किया, जिससे जॉर्डन से वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और सीरिया से गोलान हाइट्स और इन जगहों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया और देखते ही देखते सिर्फ 6 दिन में तीनों देशों को पीछे धकेल दिया। इजराइल ने इतना कम समय में जो जीत हासिल की उससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। सब कहने लगे क्या इजराइल कोई सुपर पावर बन गया है। लेकिन ये जीत सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जो आज तक खत्म नहीं हुई। पैलेस्टाइन, लेबनान और पूरा मिडिल ईस्ट
आज भी उस जीत की आग में जल रहा है। This is real war! Iranian missiles are destroying Israeli cities! मुसलमानों की आर्मी, पाकिस्तान से लोग इसमें शामिल होंगे, सऊदी अरेबिया से लोग इसमें शामिल होंगे, तुर्की से लोग इसमें शामिल होंगे, ईरान से लोग इसमें शामिल होंगे और दूसरे मुसलमान ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। नाजरीन, ईरान की सीनियर मिलिट्री ने यह कहा है कि हम चाहते हैं कि एक मुसलमानों की आर्मी बनाई जाए। उस मुसलमानों की आर्मी में ईरान से लोग आए, पाकिस्तान से लोग आए, तुर्की से लोग आए, सऊदी अरेबिया से लोग आए और दूसरे मुसलमान ममालिक भी जो इस आर्मी में शामिल होना चाहते होंगे वो भी आए। इस आर्मी को बनाने का मकसद यह होगा ताकि मुसलमानों को महफूज बनाया जा सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सीरिया को निशाना बनाया, लीबिया को निशाना बनाया, इराक के कुछ इलाकों को निशाना बनाया, ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, फलस्तीन को निशाना बनाया। इसीलिए ईरान की मिलिट्री का यह कहना है कि मुसलमान मुल्कों को मिलकर एक आर्मी बनानी चाहिए। आप लोग क्या राय रखते हैं? क्या मुसलमानों की एक अलहदा आर्मी होनी चाहिए जो मुसलमानों के मफादात के लिए इस्तेमाल हो, जो मुसलमानों को महफूज बनाए? खैर नाज़रीन, ईरान की सीनियर मिलिट्री का यह भी कहना था कि हम पाकिस्तान का शुक्र अदा करते हैं और उनका यह भी कहना था कि हमें उम्मीद है कि जब भी ईरान के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो पाकिस्तान ईरान की मदद के लिए जरूर आएगा। नाज़रीन, सीनियर ईरानियन मिलिट्री का यह भी कहना था कि पाकिस्तान ने हमें यह बोला है कि अगर इजराइल की जानिब से ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया जाता है तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा और ईरान की मदद के लिए आगे आएगा और इजराइल के ऊपर हमला करेगा। खैर नाज़रीन, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा और क्या नहीं। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। C'est bon. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. यार, आप ईरान और इसराइल की दुश्मनी को भूल जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे। मालूम तो हो गई पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अपनी फजाई हदूद पहले ही बंद कर रखी है, लेकिन अब पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अपनी समंदरी हदूद और जमीनी रास्ते को भी बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि अब कोई भी बहरी जहाज जिसका ताल्लुक इंडिया से होगा वो पाकिस्तान के पानियों से गुजर नहीं पाएगा और ना ही वो जहाज पाकिस्तान की किसी भी पोर्ट पर रुक पाएगा। इसके साथ साथ अब इंडिया पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ना तो कोई चीज इम्पोर्ट कर पाएगा और ना ही एक्सपोर्ट कर पाएगा। अब इसी तरह इंडिया की जानिब से भी पाकिस्तान के लिए अपनी फजाई, जमीनी और समंदरी हदूद बंद कर दी गई है। यानी अब कोई भी पाकिस्तानी जहाज इंडिया की स्पेस को यूज नहीं कर पाएगा और ना ही कोई पाकिस्तानी बहरी जहाज इंडिया की समंदरी हदूद और इंडिया की पोर्ट को इस्तेमाल कर पाएगा। यानी दुश्मनी अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं रही बल्कि अब ये इकोनॉमी की जंग बन चुकी है। इंडिया ने तो IMF तक को ये कह दिया कि पाकिस्तान को कर्जा बंद किया जाए। अब इनसे बंदा पूछे IMF कोई तुम्हारा प्राइवेट बैंक है या तुमने वहाँ पर कोई फिक्स डिपॉजिट रखवा रखा है? बहरहाल, जिस तरह पाकिस्तान में इसराइली मसनूआत पर पाबंदी लगी है, इसी तरह इंडिया में भी पाकिस्तानी मसनूआत के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है और बाइकाट भी शुरू कर दिया गया है। इंडिया को कहना चाहूंगा कि जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर दुश्मन इकोनॉमी वार चाहता है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अब इंडिया को चाय की बजाय सच्चाई पिलाई जाए ताकि इनका असल चेहरा दुनिया को नजर आ सके। لا تحكوا لك كولي يمشي كولي واحدة كولي جريله